मैं अब शुरू करता हूँ बोस से नेताजी तक की इस कहानी को वहीं से जहां से सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को सुनाना शुरू किया था। बोस ने अपनी कहानी की शुरुआत की तो हिटलर ने गौर से सुनना शुरू किया। पूरे बंकर में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। बस एक रेडियो वॉकी था जिसकी आवाज बीच बीच में सुनाई पड़ती थी। हिटलर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में हो रही हर एक हलचल की खबर इसी रेडियो वॉकी पर आती थी। इसी सन्नाटे के बीच सुभाष चंद्र बोस ने आगे बोलना शुरू किया। 23 जनवरी 1897, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा था। बुंदेलखंड से लेकर मद्रास तक अकाल का कहर फैला हुआ था। एक तरफ लाखों लोग भूखे मर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत अपने अत्याचार से लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा रही थी। विदेशी हुकूमत का कानून हम भारतीयों के जीवन में अंधेरा बनकर फैलता जा रहा था। हर कोई जीने की राह ढूंढ रहा था, सिवा एक शख्स के, जो इस अंधेरे में भी अपनी शख्सियत के बदौलत किसी कोहिनूर की तरह चमक रहा था। वो जीने की राह ढूंढ नहीं रहा था, वो औरों के लिए जीने की राह बना रहा था। वो खुद ही एक मशाल बन अंग्रेजी हुकूमत का अंधेरा मिटाने चल पड़ा था। अंग्रेजी हुकूमत हो या भारतीय सियासत, हर तरफ उस एक शख्स की बात हो रही थी। सुभाष की बात सुन हिटलर ने उत्सुक होकर पूछा, कौन था वो? किस शख्स की बात कर रहे हो? मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष ने बेहद गर्व भरे अंदाज से कहा। सुभाष का जवाब सुन हिटलर ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन 1897 में गांधी ने ऐसा क्या किया था कि हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी? तारीख 15 जनवरी 1897, मेरे पैदा होने से सिर्फ 8 दिन पहले गांधी जी ने अपने परिवार समेत 200 हिंदुस्तानियों को बचाते हुए 6000 दक्षिण अफ्रीकी लोगों का सामना किया था। ये सुनकर हिटलर ताज्जुब भरी नजरों से सुभाष को देखता है। वो आगे कुछ कहना चाहता है मगर तभी उस बंकर के दरवाजे पर धीमी दस्तक होती है। हिटलर की नजर तुरंत दरवाजे की तरफ जाती है तो दरवाजे पे खड़े नाजी आर्मी के एक जवान को दरवाजा खोलने का इशारा करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने से एक लड़की उस बंकर में दाखिल होती है। उस लड़की के हाथ में एक ट्रे होता है। ट्रे पर एप्पल जूस से भरा एक जग और कांच के 5 खाली गिलास होते हैं। वो लड़की जैसे ही ट्रे लेकर आगे बढ़ती है, उसकी नजर हिटलर से मिलती है। हिटलर की तीखी नजर से आंखें मिलाते ही वो डर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके कांपते हाथों के कारण ट्रे में रखा कांच का गिलास भी हिलने लगता है। वो धीरे से ट्रे को टेबल पर रखती है और तेज कदमों से कमरे से बाहर लौटने लगती है। तभी हिटलर की आवाज उसके कानों में गूंजती है, क्या नाम है तुम्हारा? हेल्डा, उस लड़की ने धीमी आवाज से कहा। नाम सुनते ही हिटलर अपनी कुर्सी छोड़कर लड़की के बेहद करीब चला जाता है। वो उस लड़की को ऐसे घूरता है जैसे उसके बदन में छिपी किसी चीज को वो खोज निकालना चाहता हो। इससे पहले कि उस लड़की को कुछ समझ आता, उसने अपने डरावने अंदाज में सवाल किया, और मैं कौन हूं? फ्यूरा, वो लड़की हकलाते हुए बोलती है। अब हिटलर उसके कान के ऊपर अपने होंठ रखकर धीरे से पूछता है, और इस फ्यूरा का पूरा नाम क्या है हिल्डा? हाय 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 हिटलर। अगर तुम्हें इतना पता है तो हेल हिटलर कौन बोलेगा हिल्डा? हिटलर ये कहते हुए इतनी जोर से उस लड़की पर चिल्लाता है कि अब उस लड़की के पांव भी कांपने लगते हैं। सुभाष खुली आंखों से ये सब देख रहे थे। उनके अंदर ज्वाला धधक उठी थी हिटलर का बर्ताव देखकर, मगर उन्होंने खुद पर काबू रखने का फैसला किया। मन ही मन उन्होंने खुद से कहा, तुम इस हैवान को सुधारने इतनी दूर नहीं आए हो सुभाष, इसलिए खुद पर काबू रखो।
तुम्हारा असली उद्देश्य हिंदुस्तान की आजादी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के क्रम में ये जरूरी है कि तुम अपनी लड़ाइयां चुनना सीखो। 38 करोड़ भारतीयों की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए तुम ऐसी छोटी लड़ाई में खुद को शामिल नहीं कर सकते। तभी उस लड़की की आवाज ने सुभाष का ध्यान तोड़ा। उस लड़की ने धीमी आवाज में कहा, हेल हिटलर। मैंने ठीक से नहीं सुना, दोबारा बोलो। हिटलर ने पूरी अकड़ के साथ कहा। सामने खड़ी हिल्डा के पास इस समय और कोई विकल्प नहीं था। इस बार उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हेल हिटलर। हिटलर अब उस लड़की को देख मुस्कुराया और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए उन्हें सलीके से सजाया। उसी वक्त सुभाष ने यह नोटिस किया कि हिटलर जब भी उत्सुक होता या गुस्सा होता तो वो जोर जोर से अपना सिर हिलाता और इसी वजह से उसके सेट किए हुए बाल उसकी ललाट तक आ जाते और गेहूं की बालियों जैसे लटक कर झूल जाते। अपने बाल ठीक करने के बाद हिटलर टेबल से जूस वाला जग लेकर उसमें से एक गिलास में जूस निकालता है और फिर वो वही जूस वाला गिलास हिल्डा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो पियो इसे। पहले से कांप रही हिल्डा अब और भी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या कहे। वो सिसकती हुई आंखों से आंसू पोंछते हुए अपना सिर ना में हिलाती है और जूस पीने से मना करती है। उसकी ना भी हिटलर के लिए हाँ जैसी ही थी। वो जबरदस्ती गिलास उसे पकड़ाते हुए बोलता है, दोबारा नहीं बोलूंगा, पियो इसको। एक पल के लिए तो वहां खड़े सभी लोगों की शक भरी नजर हिल्डा पर रुक जाती है, मगर अगले ही पल हिल्डा सबके शक को गलत साबित करते हुए पूरा जूस एक सांस में पी जाती है। सुभाष ने देखा कि बेबस हिल्डा ने उस जूस के साथ अपने आंसू भी पी लिए। वो किसी पत्थर से स्थिर खड़ी थी। अब तभी हिटलर ने कहा, अब 5 मिनट रुको यहां पर। इतना कहकर वो रेडियो वॉकी का एक स्विच दबाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, किचन का इंचार्ज कौन है, उसे अंदर भेजो। उधर से तुरंत जवाब मिलता है, हेल हिटलर। पलक झपकते ही हिटलर के सामने वो शख्स खड़ा था जिस पर किचन की जिम्मेदारी थी। उस नाटे से शख्स को घूरते हुए हिटलर ने पूछा, इस नई लड़की को जूस लेकर किसने भेजा था? महामहिम, मैंने ही भेजा था इसे। ये मेरे गांव की है, भरोसे के लायक है महामहिम। भरोसे के लायक कौन है और कौन नहीं ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। मेरी आर्मी तक में ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो मुझे मारना चाहते हैं और तुम मुझे इस लड़की पर भरोसा करने कह रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे गांव की है। मैंने पहले भी हिदायत दी थी कि मेरे खाने पीने का सामान हमेशा वही लोग लाएंगे जो कि हमारे पुराने वफादार हैं। मुझसे गलती हो गई महामहिम, माफ कर दीजिए। सामने खड़े गिड़गिड़ाते हुए उस खान सामा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पिछले कुछ देर से जो चल रहा था उसने पूरे कमरे में डर का माहौल बना दिया था। कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर भय की रेखा नजर आने लगी थी। सिर्फ एक सुभाष ही ऐसे थे जो शांत भाव से बुद्ध की तरह सब कुछ घटित होते हुए देख रहे थे। उनका सारा ध्यान हिटलर के बोलचाल और उसके अंदर बसे मौत के डर को समझने पर केंद्रित था। तभी हिटलर हिल्डा की आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ इसे पीकर तुम मरी नहीं तो आज तुम्हारे साथ साथ इस खान सामा को भी गैस चैम्बर में तड़पती हुई मौत नसीब होती। अब दोनों दफा हो जाओ यहां से। हिटलर की बात सुन खान सामा और हिल्डा तेजी से भागकर उस बंकर से बाहर निकल गए। अब कांच के 2 ग्लास में जूस भरकर हिटलर टहलते हुए सुभाष के पास आया और एक ग्लास उनकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया, पर एप्पल जूस से मुझे एलर्जी है। ये कहकर सुभाष ने वो ग्लास वापस उसकी तरफ लौटा दिया। हालांकि सच्चाई ये थी कि सुभाष को एप्पल जूस से कोई एलर्जी नहीं थी। उन्होंने झूठ कहा था क्योंकि सुभाष उस वक्त हिल्डा के पक्ष में हिटलर को कुछ नहीं बोल सके थे। लेकिन जूस का ग्लास लौटाकर उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया था कि किसी को भी इस तरह जलील होते हुए देखना सुभाष की फितरत नहीं थी।
तभी हिटलर ने एक सिप जूस पिया और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ तो मिस्टर बोस, आप प्लीज अपनी कहानी आगे बताइए। गांधी ने 6000 दक्षिण अफ्रीकी लोगों का सामना कैसे किया था? बोस ने एक लंबी सांस ली और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, असल में 6000 गोरे लोगों को एक साथ एक गहरे भूरे रंग वाले हिंदुस्तानी ने उन्हीं के देश में आकर इससे पहले कभी उन्हें औकात नहीं दिखाई थी, और खासकर दक्षिण अफ्रीका में तो ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। आपको तो पता ही होगा, दक्षिण अफ्रीका में सफेद चमड़े के लोग किसी और रंग और नस्ल के लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे। सुभाष को इतनी बेबाकी से गोरों के खिलाफ बोलते सुन उस कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन सबको डर सता रहा था कि कहीं हिटलर नाराज न हो जाए। हिटलर को भी लग रहा था कि शायद सुभाष गोरे चमड़े वालों की बेइज्जती कर रहे थे। एक पल के लिए उसका गुस्सा उस पर हावी हुआ तो उसने दांत पीसते हुए कहा, सुभाष, आप मेरे मेहमान हो, ऊपर से आप हिंदुस्तान से आए हो जहां हमारे वंशज आर्यन भी रहे हैं। बस इसीलिए मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रहा, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि आप बार बार गोरे लोगों को अपनी बातों से अपमानित करें। मैं अपने लोगों के खिलाफ अब और कुछ नहीं सुनूंगा। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि अफ्रीकी लोग किस वजह से गांधी पर हमला करना चाहते थे। मिस्टर हिटलर, मैं किसी नस्ल और जाति के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं उस सोच के खिलाफ बोल रहा हूं जो दो इंसानों में फर्क करने को परंपरा बनाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कराते रहते हैं। खैर, फिलहाल तो मैं ये बताता हूं कि अफ्रीकी गोरे लोग गांधी जी के खिलाफ क्यों थे। हुआ यूं था कि 1896 में राजकोट में बैठकर गांधी जी ने ग्रीन पैम्फलेट नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में न सिर्फ उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखा था, बल्कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हो रहे अत्याचार की बातों पर भी प्रकाश डाला था। हिंदुस्तानी मजदूरों और कुली पर कैसे कैसे जुल्म हो रहे थे, इस पर गांधी जी ने खुलकर बात की थी। इस किताब ने तो हलचल मचा ही दी थी। इसके बाद एक दिन उन्होंने राजकोट में एक भाषण दिया और भाषण की गूंज बहुत दूर तक गई। उस भाषण में उन्होंने कहा, मेरे हिंदुस्तानी भाई और बहनों, हम इन गोरे अंग्रेजों से किसी भी दृष्टि में कम नहीं हैं। फिर भी ये हम पर जुल्म करने के नए तरीके ढूंढ लाते हैं। हमें साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमें इस अंग्रेजी हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर करना होगा कि वो हमें भी वही समान अधिकार दें जो उन लोगों को हासिल है। हम अपने हक की लड़ाई अब हर रोज लड़ेंगे। हमारी ये लड़ाई भारत तक सीमित नहीं रहेगी। हम दक्षिण अफ्रीका में भी आवाज उठाएंगे। वहां हमारे जिन भाई बहनों पर जुल्म हो रहा है, हम उनकी आवाज बनेंगे। किसी भी हाल में अंग्रेजों को अपना रवैया बदलना ही होगा। गांधी जी का ये भाषण हिंदुस्तानियों में बहुत ज्यादा चर्चित हो गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरा मानते हुए सरकार विरोधी घोषित कर दिया। खासकर दक्षिण अफ्रीका की सरकार, जिस पर गोरों का दबदबा था, उन्हें इस भाषण पर ज्यादा आपत्ति हुई। उन्होंने ये तय कर लिया कि गांधी जी को अफ्रीका आने नहीं देंगे। अगर वो आ भी गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पर गांधी जी निडर थे। उन्होंने भी तय कर लिया था कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका वापस जाना है, और वो भी अपने परिवार के साथ। कुछ दिनों बाद जिस जहाज से वो अफ्रीका लौट रहे थे, उसमें उनके परिवार के अलावा 200 और भारतीय भी सवार थे। सुभाष कहानी बताते हुए एक पल रुके तो उन्होंने गौर किया कि हिटलर पूरे ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, और फिर 15 जनवरी को जब वो जहाज दक्षिण अफ्रीका के डर्बन पोर्ट में सायरन बजाते हुए घुस रहा था, तब गांधी जी ने देखा कि हजारों लोग वहां जमा होकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। गो बैक गांधी, काले कलूटे गांधी, तुम सारे हिंदुस्तानियों के साथ वापस लौट जाओ।
वहां के जाने माने सॉलिसिटर जेएस वाइली और डर्बन लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन डॉक्टर मैकेंजी जैसे प्रमुख व्यक्ति इस नारेबाजी का नेतृत्व कर रहे थे। जब धीरे धीरे पोर्ट पर भीड़ बढ़ने लगी और शोर भी बढ़ने लगा तो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा घबरा गईं। उनकी बेचैनी को गांधी जी से बेहतर और कौन समझ सकता था। उन्हें शांत कराते हुए गांधी जी ने कहा, घबराओ मत कस्तूरबा, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गांधी जी की बात से कस्तूरबा जी को तसल्ली मिल गई, लेकिन उसी जहाज में सवार 200 हिंदुस्तानियों में बेचैनी अब भी बनी हुई थी। गांधी जी उन सब के सामने गए और हाथ उठाकर उन्हें शांत कराते हुए कहा, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। मैं अगर सच बोलने की हिम्मत रखता हूं तो उस सच के लिए लड़ने की भी हिम्मत रखता हूं। मैं यहां आप सभी को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी ये भरोसा रखें कि आपको कुछ नहीं होगा। लोगों को शांत कराने के बाद गांधी जी की नजर ने ऐसा मंजर देखा कि वो भी घबरा गए। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर उभरने लगी। ऐसा क्या देखा गांधी ने? बीच कहानी में हिटलर ने सुभाष से ये सवाल पूछा। सुभाष कहते हैं, 6000 लोगों में से तकरीबन 400 से 500 वो लोग भी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। अंग्रेजों का जुल्म वो खुद भी झेलते थे, मगर आज वो अंग्रेजों के लिए नारा लगा रहे थे। ये बात सुनते ही हिटलर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही वो कहता है, जरूर उन सबको पैसे दिए होंगे अंग्रेजी हुकूमत ने। बोस ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ, पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग अपने लोगों से गद्दारी करते हैं और इन अंग्रेजों की लाख लाठियां खाने के बावजूद भी ये 400 से 500 लोकल लोग उनका जूठा चाटने के लिए तैयार थे। लेकिन आपके गांधी ने तो एक वक्त पे इन्हीं लोगों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो फिर क्या हुआ? हिटलर के इस सवाल को सुन सुभाष ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे लोग हर देश में मिलते हैं। हमारे इतिहास में भी ऐसे लोगों का नाम आता है जिन्होंने अपना ईमान दुश्मनों के हाथ में गिरवी रख दिया था। 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें भी एक गद्दार था। नाम था उसका मीर जाफर। उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और उसके धोखे की कीमत पूरे हिंदुस्तान ने चुकाई। उसकी वजह से अंग्रेज मेरे मुल्क में अपने पैर जमा सके, वहीं से उनकी हुकूमत शुरू हुई। खैर, जो हो चुका उसमें वक्त गंवाना मेरी आदत नहीं। अब दोबारा से मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। इसी सिलसिले में मैं आपके पास मदद मांगने आया हूं। समझ रहा हूं मैं आपकी बात को मिस्टर सुभाष। इतना कहकर हिटलर ने गहरी सांस ली और फिर सुभाष की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, मुझसे मदद मांगने पर आपके मुल्क में ही कुछ लोग आपको हीन नजरों से देख रहे हैं। यहां तक कि गद्दार भी कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि कौन है वो लोग जो आपको गद्दार कह रहे हैं?